सबसे पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो मुसलमानों को ठगा। असदुद्दीन ओवैसी जी का एक भी तस्वीर योगी, मोदी और बीजेपी के किसी मेंबर के साथ अगर आप साबित कर देंगे, आज की डेट पे हम अपनी टीम के साथ एमआईएम से इस्तीफा देंगे। कोई एक सबूत दे दीजिए। अच्छा, आप हाई टाइम आएगा, देखिए मजलिस का 10 बज रहा है, आने वाले वक्त में 12 बजेगा और समाजवादी का 2 बज चुका है। मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, मुझसे पढ़ा लिखा इस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं। चलिए, आपसे अगर कानून व्यवस्था सही थी तो किसके दामाद ने असदुद्दीन ओवैसी पे फायरिंग किया? और हम ये कह रहे हैं कि वो लंगोट उठा कर करके उनको गोरखपुर जाना पड़ेगा। अब स्थिति आ गई है कि वो मठ में थे, मठ में चले, उनको मठ में भेज देंगे। लोकसभा में उनकी पूर्ण बहुमत थी, विधानसभा में पूर्ण बहुमत थी, बाल बाका नहीं कर पाए। ये जिंदा कौम है जिसने कुरान को पढ़ा है और कुरान ये कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लनल किताबा लहू लहाफ़िज़ून। हम उस मुकद्दस किताब के मानने वाले हैं जिस किताब में जान और कुर्बानी उसी की दी हुई होती है, उसी की तरफ लौट के जाती है। योगी मोदी, उनकी धोती हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, हम डरते नहीं हैं। बीजेपी भी जो है आदाब दोस्तों, मैं हूं कलीम अख्तर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक अड्डा पर चुनावी चौपाल। हम उत्तर प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों से, अलग अलग जिलों से आप तक माहौल पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं बाराबंकी में। बाराबंकी की विधानसभा सीट है दरियाबाद। कैसा माहौल है इस बार 2022 का? बहुत अच्छा माहौल है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सबको जगा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोग सो रहे थे, लोग हमारा गलत इस्तेमाल कर रहे थे, लालीपाप दिखा रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने समझ लिया कि अब लालीपाप हम लोग लेने वाले नहीं, हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप कह रहे हैं हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अभी भी मुसलमान जो है वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश भैया ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश भैया तेरे नाम। हाँ, तो वो दल्ले हैं, जुम्मन भाई लोग हैं, उनको कुछ मिल रहा होगा। उनको मुसलमान से कोई मतलब नहीं। मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, और मुजफ्फरनगर का दंगा फसाद हो, उनकी जो लाल टोपी है वो रंग से नहीं हुई है, मुजफ्फरनगर के खून से रंगी गई है। आप मुजफ्फरनगर से लोगों से पूछिए। आप मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में इमरान मसूद जो है वो मुजफ्फरनगर के करीब ही रहते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर समाजवादी में आ गए, टिकट काट दिया, उसके बाद भी समाजवादी में है। भाई उनको भूत चढ़ा हुआ है, हर आदमी का भूत नहीं उतर सकता है, लेकिन आने वाले 27 में इंशाल्लाह सबका भूत उतरेगा और सब लोग, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे आजम खान हो, चाहे अब्दुल्ला आजम हो, सब लोग इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लाइन लगाएंगे और सिफारिश करवाएंगे। मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, वो टाइम आएगा। देखिए मजलिस का 10 बज रहा है, आने वाले वक्त में 12 बजेगा और समाजवादी का 2 बज चुका है। आरोप लगता है कि आप लोग भाजपा से मिले, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत आरोप है, ये गलत, महा गलत आरोप है। आप कहीं बता दीजिए कि हमारे ओवैसी साहब किसी बड़े प्रधानमंत्री के साथ खाना खाए हो या नाश्ता। उसका जवाब मुझसे ले लीजिए। अगर बीजेपी के समर्थन में हम यहाँ आए होते तो सबसे पहले मुल्ला मुलायम जो अपने को नारा लगा करके ये कहे थे, सबसे पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था, जो मुसलमानों को ठगा। दूसरा, जो बहन जी के लोग जो दल्ले कहते हैं, उसका दूसरा जवाब लीजिए कि जब बहन जी ने सरकार बनाई थी तो उन्होंने टंडन के हाथ में जाकर के राखी बांधा था। सरकार बीजेपी के साथ बनाई थी। असदुद्दीन ओवैसी जी का एक भी तस्वीर योगी, मोदी और बीजेपी के किसी मेंबर के साथ अगर आप साबित कर देंगे, आज की डेट पे हम अपनी टीम के साथ एमआईएम से इस्तीफा देंगे। कोई एक सबूत दे दीजिए। अच्छा, आप हाई कोर्ट में वकालत करते हैं? मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, मुझसे पढ़ा लिखा इस क्षेत्र में कोई आदमी नहीं। चलिए, आपसे पढ़ा लिखा नहीं है, बैरिस्टर साहब भी जो है लंदन से मैं उसी कॉलेज का मैं भी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। अगर कानून व्यवस्था सही थी तो किसके दामाद ने असदुद्दीन ओवैसी पे फायरिंग किया? और बाकायदा उसने अपने ट्विटर हैंडल से, उसने अपने पेज से और उसके पेज के साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का, योगी जी का और मोदी जी के साथ उसका फोटो है। आज तक बीजेपी ने उसका खंडन नहीं किया, तो इसे हम रामराज कहेंगे कि गुंडा राज कहेंगे? ये तो राम के भी नहीं हुए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रिपेयर के लिए बुलडोजर गए हुए हैं, 10 मार्च के बाद बताएंगे एक्शन। हम ये कह रहे हैं कि वो लंगोट उठा कर करके उनको गोरखपुर जाना पड़ेगा। अब स्थिति आ गई है कि वो मठ में थे, मठ में चले, उनको मठ में भेज देंगे। आप उनको मठ में भेजने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 मार्च के बाद सबकी अरे यार, लोकसभा में उनकी पूर्ण बहुमत थी, विधानसभा में पूर्ण बहुमत थी, बाल बाका नहीं कर पाए। ये जिंदा कौम है जिसने कुरान को पढ़ा है और कुरान ये कहता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लनल किताबा लहू लहाफ़िज़ून। हम उस मुकद्दस किताब के मानने वाले हैं जिस किताब में जान और कुर्बानी उसी की दी हुई होती है, उसी की तरफ लौट के जाती है। योगी मोदी, उनकी धोती हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, हम डरते नहीं हैं। अच्छा, बीजेपी भी जो है लगातार वादे कर रही है। उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं, सुनिए, उसको पता नहीं, उसको पता नहीं है, उसको
पता नहीं है। उसके संस्कृत में और उसके वेदों में लिखा है कि वसुमतम कुटुम्बतम, कि पूरी दुनिया उसके भाई है। फिर इसको सिटीजनशिप एक्ट में नागरिकता संशोधन बिल लाने की ज़रूरत क्या थी जब इसने संशोधन किया? इसका मतलब ये है कि उस संशोधन के तहत सेक्शन 2 ये कहता है कि जो भी माँ बाप में से कोई एक भी भारत में पैदा होता है तो वो भारतीय होगा। फिर उसको आप 70 साल के बाद प्रूफ मांग रहे हैं। इससे बड़ी जाहिलियत और अनपढ़ होने की दलील आपको और क्या दे सकता हूं? मोदी के डिग्री के बारे में कितनी तलाश किया, यहां से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पिटीशन चली। राफेल का खुला नंगा नाच रहा। ये तो भ्रष्टाचार में खुद ही लिप्त है, ये दूसरे को क्या कहेंगे? योगी जी के खिलाफ आपका कैंडिडेट को उतारा गया? योगी जी का चंद्रशेखर रावण वहां चुनाव लड़ रहे हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के वो टच में हैं और पूरी एमआईएम की टीम उनके खिलाफ प्रचार करेगी और प्रचार कर रही है। हम समर्थन दे रहे हैं रावण को, चंद्रशेखर रावण को, आजाद समाज पार्टी वाले को। योगी जी वहां से हारेंगे कि जीत जाएंगे? मैं कह रहा हूं उनको मठ में लंगोट समेट करके भेजने का काम करूंगा। 10 तारीख के बाद फिर मुलाकात होगी। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप जो है लगातार एआईएमआईएम के मंच से जो है नारे लगते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगता है, मुस्लिमों की बात की जाती है, ऐसे में आपको नहीं लगता पोलराइजेशन हुआ? भाई पोलराइजेशन क्या हुआ? जब अभी लोकसभा में शपथ ग्रहण की कार्रवाई हो चल रही थी, तो आप पत्रकार हैं, टीवी देखते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वहां पे ओवैसी साहब की वोटिंग कर रही थी। जब पार्लियामेंट जैसी जगह पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय भीम किया, तो अब विधानसभा में आज तक, जब से मैं होशियार हुआ हूं, कभी भी फजलुल बारी के बाद में कोई नारे तकबीर की आवाज विधानसभा सुनने से विधवा हो गई थी। एआईएमआईएम के कैंडिडेट जीत के जाएंगे तो उसकी दरो दीवार को बताएंगे कि नारे तकबीर क्या है, और वहां पे नारे तकबीर लगेगा। जहां जय श्री राम के नारे लगेंगे वहां नारे तकबीर से वो भी इमारत गूंजेगी। वो दरो दीवार हमारी इंतजार में है। नहीं, आप संसद में नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, बीजेपी जय श्री राम का नारा लगाएंगे। मेरे भाई संविधान जीवित है, संविधान जीवित है। और आज अगर आप देखिए संविधान पे सबसे ज्यादा अटैक करने वाली अगर कोई पार्टी है तो बीजेपी है। मैं समझता हूं कि संविधान को बनाने का काम अगर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, तो संविधान की रक्षा करने के लिए सड़क से लेकर के संसद तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है और तमाम संशोधन का विरोध किया। सीए एनआरसी को इलीगल मानते हुए जैसे गांधी जी ने उस बिल को फाड़ा था, वैसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरे भारत के लोगों के दिल जीतते हुए और उस एक्ट को फाड़ कर करके कूड़े में डाला। अच्छा, अभी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में फैसला आया है, 38 मुस्लिमों को फांसी की सजा दी है। आप एक वकील हैं, क्या आप इसको कैसे? अब आप उसका नजरिया ये देख लीजिए कि बाबरी मस्जिद को शैतानों ने गिराया और अदालत पे आज अभी यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप सोशल मीडिया पे जा करके देखिए तो परवीन तोगड़िया और उसके तमाम साथी ब्रजभूषण शरण सिंह अपने तकरीरों में गोंडा से ये कहते थे कि हमने ये किया, हमने ये किया, उसकी ईंटें हमारे घरों पे हैं। इनके साथ बयन दलील है। कानून शहादत का सेक्शन 65 कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उसकी रिकॉर्डिंग पेश की जाती है, उसके बेस पे उसको सजा हो सकती है। लेकिन ट्रायल इतना गंदा हुआ कि उस पे सब लोगों को बरी किया गया। जिनका एडमिशन है साधु प्रज्ञा का, उमा भारती का, ये एडमिशन आज भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया पे मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अपील करने का अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर उसको गलत बरी किया गया था तो उसके खिलाफ अपील होना चाहिए। अपील इन्होंने नहीं किया। तारिक कासिम को बाराबंकी में मारा गया, उसको जेल में मारे गए, उसका ट्रायल हुआ। अखिलेश यादव की सरकार थी, वो कहते थे कि मैं आऊंगा तो मैं मुसलमानों के साथ इंसाफ करूंगा। उसके खिलाफ उन्होंने, उस एकुटल के खिलाफ उन्होंने अपील किया। हाशिमपुरा पे जब एकुटल हुआ तो सरकार अखिलेश यादव की थी, उन्होंने उन लोगों के खिलाफ अपील क्यों नहीं की? ये सरकार की ड्यूटी है। मैं भीख नहीं मांगता हूं। आर्टिकल 21 संविधान का ये कहता है कि लाइफ एंड लिबर्टी एंड डिग्निटी, ये सिटीजन का मतलब मूल सिद्ध अधिकार है, उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता। उसके तहत इन्होंने कोई अपील नहीं फाइल की, कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया। सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में होती, हाई कोर्ट से एकुटल को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना चाहिए। ये किस विश्वास की बात करते हैं? आज तक इन्होंने नहीं किया। सचर कमेटी की रिपोर्ट को, रंगनाथन मिश्रा रिपोर्ट को और गुड्डू कमीशन को, अगर ये साफ दिल से बीजेपी मतलब ये लोग होते, सपा और बसपा के लोग, तो एक भी कमीशन को अगर लागू कर देते तो आज मुसलमान रोडों पे पंचर बनाता हुआ नहीं मिलता, अपना इंस्टीट्यूशन खोलता, अपने हक की बात करता और अपने शरीयत की बात करता। आप ये बताइए कि रिवायत और रिवाज कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है आर्टिकल 12 से लेकर के 19 तक कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू जो पत्रकारिता आप कर रहे हैं उसको उसी में शामिल किया है। उमर गौतम जी ने इस्लाम की तबलीग की और इस्लाम की तबलीग कर करके लोगों को समझाया, अपनी तरफ मोटिवेट किया।
उनके खिलाफ एनएसए लगाया, मुकदमा दर्ज किया। अब आप बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 कहता है कि हर आदमी को धर्म का प्रचार प्रसार करने का मूल अधिकार है, लेकिन ये ना अदालतें देख रही हैं और ना यहाँ की कोर्ट देख रही है, और हमारी दरो दीवार विधानसभा की एकदम सूनी खाली पड़ी हुई है। उसी दरो दीवार को भरने के लिए यहाँ दरियाबाद में लोगों को जगाने आया हूँ कि अब न सोइए। रोकूंगा थोड़ा सा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब तक सामूहिक तौर पर 38 जो मुस्लिमों को फांसी की सजा हुई है, ऐसी कोई सजा भारत के अंदर नहीं हुई थी। तो क्या संविधान कतई खत्म हो चुका है, या कोर्ट जो है वो सरकार अब आपको बता दूं सरकार कैसे दबाव में करती है, इसको यहाँ कीजिए। और एक बात और सुनिए, आज के 4 साल पहले आप ऑफिशियल जजेज इंक्वायरी एक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कॉपी सॉफ्ट है मेरे पास, वो ले लीजिएगा। कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ जज वो अपनी मर्यादा को तोड़ते हुए प्रेस रिलीज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस हॉल में जाकर के प्रेस किया कि पब्लिक आए और सुप्रीम कोर्ट को बचाए, जो मतलब इतना बड़ा स्तंभ है। और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील भी हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये प्रेशराइज किया जा रहा था कि बाबरी मस्जिद का मुकदमा इस बेंच में न लग करके यहाँ किया जाए जो फेवरेबल हो। जिन लोगों ने मोदी को क्लीन चिट दिया था, शाहबानों वाले केस में क्लीन चिट दिया था, वेस्ट बेकरी केस में क्लीन चिट दिया था, उस बेंच में लगने और लगवाने के लिए सब नाटक किए जा रहे थे। तो अदालतें हमारे खिलाफ तो फैसला देंगी ही देंगी। अब आप सुनिए, जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट, आप देहात में बैठे हैं, दरियाबाद देहात है, कस्बा है। जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट का सेक्शन 9 कहता है, जेड सेक्शन 9 कहता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे आप 12 साल तक पोजेशनेट हैं तो उसको टेनेंसी डिक्लेयर करके आपको पोजेशन होल्ड माना जाएगा। 100 साल पुरानी मस्जिद राम सनेही घाट की गिरा दी गई, क्या उस समय ये जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट गायब हो गया था? दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद के मामले में मानता है कि 450 साल तक मुसलमानों ने जाकर के वहां पे नमाज पढ़ी थी। इस एक्ट को कहां लेकर के चला गया था? आखिर जो वहां बैठे हैं कहीं ना कहीं उन लोगों ने पोलराइजेशन करते हुए एक जात विशेष के हित में फैसला दिया और वो दबाव में मौजूद थे। अगर दबाव में अदालतें मौजूद ना होती तो बिलाशुबह वो फैसला इनके हित में नहीं आता। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन इतना कमजोर हो जाएगा तो फिर लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? मैं यही तो जगाने आया हूं, यही तो बात करने आया हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का अधिकार आवाम की एक वोट से नेता जो चुन के जाता है वही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट पेश करता है, वही संशोधन पेश करता है। यही हम जगाने आए हैं, अपने लोगों को बताने आए हैं कि अब अगर नहीं जागोगे तो तुम्हारा वक्त बुरा होगा, तुम्हारे ख्यालात बुरे होंगे, तुम्हारे लिए डिटेंशन कैंप की कार्रवाई होगी, तुम इस देश के दोहरी नागरिकत के शिकार हो जाओगे, या हम इस देश के दूसरी नागरिकता हमारी होगी। वोट देने का अधिकार बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि छीन लेंगे, फिर हमारे हाथों में कुछ नहीं रहेगा। वक्त रहते हुए हमें अपने मिल्लत व मजहब के साथ संविधान को बचाना है और इसी मिशन के तहत हम लोग गांव-गांव घर-घर निकले हुए हैं, लोगों को जागरूक। क्या लग रहा है आपसे इस बार 2022 के चुनाव में मुस्लिम और तमाम जनता जुड़? निश्चित तौर पे ये जो आपके साथ में थे और अभी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की रैली में जो जन सैलाब उभरा था, आप समझिए कि आज तक आज़ादी के बाद इतनी बड़ी रैली मैं 20 साल की अपनी वकालतशिप में कहीं नहीं देखा। और मैं बैरिस्टर साहब के साथ लगभग 100 से 125 रैलियां कर चुका हूं। जहां भी पहुंचता हूं पब्लिक का जन सैलाब होता है। और अभी रेनेसेंस होटल में पत्रकारों का प्रोग्राम हुआ, वहां पे लोग लाइन लगाए हुए हैं कि बैरिस्टर साहब चंद बातें कह करके लोगों को अपील करें। जीतने के बाद आप लोग किसका सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे, किसका वो तो जब जीता जाएगा तब बताया जाएगा, वो तो बात की बात है। अकेले सरकार तो बना नहीं सकते हैं। सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमारे आदमी लखनऊ में पहुंच जाएंगे, हम सरकार में रहेंगे, हमारे आदमी वहां पहुंचेंगे, हमारी तर्जुमानी करेंगे, हमारी लड़ाई लड़ेंगे। और जो जुम्मन भाई हमारे वहां पर है, कोई लड़ाई लड़ रहा है, ट्रिपल तलाक का मामला आया, NRC का मामला आया, CAA का मामला आया, हिजाब का मामला आया, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहां पर अखिलेश यादव बोले? आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने मंच पर सबसे पहले मुसलमान का नाम कब लिया था? किसी को याद है? लोग कह रहे हैं मुसलमान को मसीहा, कैसे मुसलमान के मसीहा हैं? कभी मुसलमान का नाम नहीं लेते, क्यों? इसलिए कि अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो हमारा हिंदू वोट घट जाएगा, तो मुसलमान क्यों उसका साथ देगा? हम बिके हुए हैं, वो हमारा खर्च चलाते हैं, हम तो भाई उसको वोट देंगे जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, खुली बात है। और वो लड़ाई कौन लड़ रहा है वो सबके सामने आया है, बताने की बात नहीं। AIMIM के मंच से समाजवादी के खिलाफ काफी बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि 10 तारीख को अखिलेश जो है घुटनों के बल दारुसलाम पहुंचेंगे। बिल्कुल तो पहुंचेंगे कि 10 तारीख के बाद समाजवादी उनको इसी चीज का तो एहसास दिलाना है। अखिलेश यादव और इससे पहले बिहार में हुआ, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन जिस दिन MIM की सीट निकल जाएंगे और अखिलेश यादव घुटने के बल चल के आएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि हाँ मुसलमानों की कुछ अहमियत है।
वो ना मुसलमानों समाजवादी के नजदीक कुछ नहीं, कौन कह रहा है बताइए? कहाँ अखिलेश यादव ने मुसलमानों के मुद्दे पे लड़ाई लड़ी? आप बताइए। एनआरसी के मौके पर सो रहे थे, तलाक का मामला आया और उससे पहले हिजाब के मामले में उनके वालिद साहब ने, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा? पर्दा बुरी रवायत, इससे खत्म होना चाहिए। अखिलेश यादव के बाप हैं। हर जगह मुसलमान ही को टार्चर किया जा रहा है। नहीं, जानना ये है कि 10 तारीख के बाद में जो कहते हैं कि अखिलेश यादव दारुसलाम आएंगे, आप कह रहे हैं जरूर आएंगे, उनकी सिंगल सरकार नहीं बनेगी क्या इंशाल्लाह। लगता है अगर 10 तारीख के बाद अखिलेश दारुसलाम आ भी गए, आपसे गठबंधन हो भी गया, तो क्या अखिलेश पाक हो जाएंगे? अखिलेश पाक नहीं होंगे, क्या वो अपने आप को वहाँ पाक करने आएंगे, लेकिन इतनी आसानी में पाक नहीं होंगे, वो इसीलिए आएंगे। तो आप जो है समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे? वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। आपके पास अगर आएंगे तो आप गठबंधन के लिए तैयार हैं? भाई हमारे कुछ शरायत रहेंगे, हमारा कुछ उसूल रहेंगे, उसके बाद गठबंधन होगा। वो तो बात की बात है, जब वो जीत हार होगी तो सामने आएगी बात। अच्छा, अक्सर ये आरोप लगता है, समाजवादी वाले कहते हैं कि सिर्फ समाजवादी को टारगेट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। नहीं, सिर्फ समाजवादी को नहीं करते हैं, उन्होंने जितनी जालिम टीमें हैं सबको टारगेट करें। भाई आप बयान सुनिए, भाषण सुनिए, वो सब क्या करें, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज हो, बीजेपी हो, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके बारे में कह रहे हैं।